वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ सीटेट की तैयारी कर रहे थे, जो आपको 31 जनवरी की एग्ज़ाम होने वाली है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सीटेट का अध्याय कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग बाल विकास का अध्ययन करेंगे। बाल विकास का अध्ययन करेंगे, इसमें बाल विकास ने आपको सारी क्वेश्चन कराई जाएगी। बाल विकास में आपको 30 क्वेश्चन पूछने को आते हैं। तो आज का जो पेपर है वह है दिसंबर 19 में पेपर 1 का जो क्वेश्चन पूछी गई थी वो है शिक्षा CDP का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है उसे भी मैं यहाँ पे आप समझाऊंगा। चलिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वह भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी। आपको बताना है कि भाषा के अर्जन, भाषा का जो अर्जन होता है यानी जो भाषा सीखते हैं एवं भाषा का जो विकास होता है वह सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए है जन्म से पूर्व की अवधि, ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था और ऑप्शन जो ग है मध्य बाल्यावस्था और ऑप्शन घ है किशोरावस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक भाषा को सीखना आरंभ करता है। यदि स्टार्टिंग टाइम में ही बालक सही ढंग से सीखेंगे तो उसकी अर्जन व विकास की जो क्षमता है वह सर्वाधिक होगी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था। आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था ऑप्शन का है प्रस्तुति अवस्था और ऑप्शन ख है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास और ऑप्शन ग है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन ग है उद्योग बनाम अधीनस्था अवस्था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इसका भी राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ख। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि एक कक्षा है जिसमें शिक्षक एक टीचर है जो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन है जेंडर पक्षपात, ऑप्शन ख है जेंडर पहचान और ऑप्शन ग है जेंडर सम्मतता और ऑप्शन ग है जेंडर समरूपता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात का यह एक उदाहरण है। जेंडर पक्षपात में स्त्री और पुरुष को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली। आपको बताना है कि जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सा ऑप्शन आपको उपयुक्त है। ऑप्शन का देखेंगे जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन ख है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना और ऑप्शन ग है जेंडर पृथक खेलने समूह बनाना और ऑप्शन घ है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का है। जेंडर पक्षपात के बारे में यदि चर्चा की जाएगी तो जेंडर की रूढ़िवादिता एवं भूमिका का अनुरूप में कम होगा। यानी जेंडर के बारे में बच्चों को ज्ञान दी जाएगी कि जेंडर पक्षपातता से क्या क्या हानियां हैं, जिसके कारण जेंडर में जो रूढ़िवादिता एवं भूमिका में जो अनुरूपता वह कम होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको है
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषयों वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? आपको बताना है कि ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन एवं समाज एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो ऑप्शन ए है जॉन बी वाटसन यानी वाटसन, ऑप्शन खा है लेव वाइगोस्की और ऑप्शन का है जीन पियाजे और ऑप्शन का है लॉरेंस कोहलबर्ग। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने ज्ञान के संदर्भ में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को महत्व दिया है। लेव वाइगोस्की जो है वह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी जन्म 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह 38 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, यानी 38 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। लेव वाइगोस्की की मृत्यु के पश्चात इनके सिद्धांत को माना गया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको है जिगसा क्या है? जिगसा पहेली को करते हुए, यानी एक विद्यार्थी है जिगीसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन है इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? आपको बताना है कि इस तरह की जो वार्ता होगी, यदि कोई विद्यार्थी, फिर से क्वेश्चन देखेंगे। जिज्ञासा पहेली को कहते हुए, एक पहेली को कहते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाए। ऑप्शन इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की ने क्या कहा है? तो ऑप्शन का है व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन का है जोर से बोलना और ऑप्शन का है फॉर यानी ढांचा और ऑप्शन का है आत्म केंद्रित वार्ता। तो इसका सही जो ऑप्शन है, यानी एक विद्यार्थी है जो किसी पहलू को करते हुए अपने आप से क्वेश्चन करती है, तो इसे व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों के संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि यानी कोई बच्चे हैं जिसको संकेत देना एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे सहयोग करना, किस तरह के उदाहरण? ऑप्शन एक का है प्रबल, ऑप्शन खा है अनुबंधन और ऑप्शन गा है मॉडलिंग एवं ऑप्शन घा है ढांचा। तो आपको बताना है कि यदि कोई स्टूडेंट है उसे संकेत देना एवं आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना या किस का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। ऑप्शन नंबर घा इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घा में हो जाएगा ढांचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? आपको बताना है कि जो जीन पियाजे की अवस्थाएं दी गई है 4, उसमें से चौथा अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया। तो चलिए क्या है? परिकल्पित निगम तर्क एवं साध आत्मक विचार और ऑप्शन खा है संरक्षण कक्षा समावेश और ऑप्शन गा है अस्थाईगत अनुकरण पदार्थ अस्तित्व और ऑप्शन गा है प्रतिकारक खेल विचारों का अनुक्रमिकता
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जो आपको है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा 8 का सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आप एज बताइए। आपसे एक क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कौन सा एज है, तो इसकी अवस्था कमेंट में नीचे आप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐसे कमेंट में कीजिएगा, वहीं पे मैं इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज कितना से कितना रखा गया है जो नीचे कमेंट में कीजिएगा। उसी मैंने कमेंट में मैं आपको सही उत्तर का रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। आपको बताना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संरचना। ऑप्शन का स्कीमा, ऑप्शन खा अवलोकन अधिगम, और ऑप्शन गा अनुबंधन, और ऑप्शन गा है प्रवर्धन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर का स्कीमा। जीन पियाजे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन का है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, और ऑप्शन खा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांति को समझाना, और ऑप्शन गा है विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनका नामांकित करना, और ऑप्शन गा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का अंकित करना। इसमें आपको पूछा गया आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप यदि किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो सीटेट संबंधित शिक्षा के संदर्भ में, तो जो ऑप्शन आपको पॉजिटिव की ओर इंडिकेट करे वही ऑप्शन आपको सही होगा। यदि कोई ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है और उसमें आपको आंसर बनाना है, तो आपको जो भी पॉजिटिव जो शब्द दिया गया है, ऑप्शन दिया गया, उसमें पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही है, तो उसे आप सही आंसर मार के आएंगे। यदि नहीं जानते हैं तो एक ट्रिक के रूप में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांति को समझाना। यानी जो प्राथमिक उद्देश्य आकलन का होता है उससे संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करना, यानी बालक को आकलन किया गया, यानी बालक को कितनी नॉलेज किसी चीज़ के बारे में है, किसी वस्तु को जिसके बारे में पढ़ाया गया है, तो उसके बाद जो है हम अवधारणाओं को बच्चों को स्पष्टता एवं भ्रांति जो उसकी समझ है उसको हम लोग आकलन से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको है निम्नलिखित कथन में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन का है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। ऑप्शन खा है बुद्धि को मानकीकृत परिमाणों का प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। और ऑप्शन का है बुद्धि एकात्मक कारक एवं एकाकी विशेषक है। और ऑप्शन का है बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यता का एक समूह है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि बुद्धि के बारे में जो 4 कथन दिए गए उसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। बुद्धि जो है बहुआयामी है, यह एक जटिल योग्यताओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो सारी क्वेश्चन आपको है दिसंबर 2019 में पेपर 1 में CDP के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं और किसी प्रकार की परेशानी हो तैयारी में, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। CDP की पूरी सॉल्यूशन आपको यहाँ करा दी जाएगी। आपके पास टाइम अब थोड़ा बचा हुआ है जिसमें आपको अधिक से अधिक गेन करना है, जिससे आपको 105 प्लस स्कोर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। आपको बताना है कि रूही है जो समस्या को एकाधिक यानी एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो इनमें से काफ़ी
समाधान मौलिक होते हैं और वही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो ए ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, ऑप्शन ख है अभिसारिक विचार, और ऑप्शन का है अन्वय विचार, और ऑप्शन का है आत्म केंद्रित विचार। तो इसका जो सही ऑप्शन है, यदि कोई भी समस्या को एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचना यह एक सृजनात्मक विचार है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह यानी जो समाज से छोटे वर्ग के लोग आते हैं उसके बारे में कहेगा कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम होना, यानी जो निम्न वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में उनकी सहभागिता यदि कम होती है तो उस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन ख है इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, और ऑप्शन ग है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा कम रखनी चाहिए, और ऑप्शन घ है अपनी शिक्षा पद्धति का विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार लाने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर घ है। तो ये क्वेश्चन में देखिए सारा जो ऑप्शन है उसमें मिलाएंगे तो बच्चे को स्कूल छोड़ देने के लिए कहना चाहिए, तो ये एक निगेटिव बात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से हम सब लोग देखते हैं, सभी ऑप्शन को देखेंगे कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है। तो ऑप्शन बी जो है उसके देख लेते हैं इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कोई बालक सहयोग नहीं कर रहा, सहभागिता नहीं लेना है तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट टीचर को नहीं करना, ये भी एक गलत बात है, ये एक निगेटिव बात है। चलिए ऑप्शन ग जो है देखते हैं इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर देना चाहिए। यदि एक शिक्षक विद्यार्थी से अपेक्षाएं कम कर लेगी तो जो विद्यार्थी कमजोर हैं या सहभागिता नहीं ले पा रहे हैं किसी कार्यक्रम में या अपने मानसिक रूप से, तो उसमें कोई ध्यान नहीं दे देंगे, यानी अपनी अपेक्षा को कम कर लेंगे, यानी स्टूडेंट के प्रति सोच विचार नहीं करेंगे, तो यह कथन क्या है? यह एक निगेटिव बात है, यानी तो ये भी ऑप्शन है। तीनों जो ऑप्शन है देखिए निगेटिव है। फोर्थ ऑप्शन हम लोग देखेंगे अपनी शिक्षा पद्धति पे विचार करना चाहिए। यदि कोई बालक है जो सहभागिता कम करते हैं, ठीक, तो उसमें शिक्षक को है अपनी शिक्षा पद्धति पे पहले तो विचार करेंगे, जो एक पॉजिटिव बात है, तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढेंगे, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन है निगेटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ऑप्शन होंगे वो आप मारिएगा तो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन का तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन का कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन का सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, और ऑप्शन का है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ग सक्रिय रूप से तैयार करना। समावेशी शिक्षा जो है उसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को सक्रिय रूप से तैयार करना है। इसमें भी हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन का है निगेटिव बात बोल रहा है, ऑप्शन खा भी है निगेटिव बोल रहे हैं, और ऑप्शन घा भी है निगेटिव बोल रहे हैं। हतोत्साहित माने उत्साहित ना करना, यानी उसे डिमोरलाइज करना, ये बात है। तो ये जो गा जो ऑप्शन है उसमें पॉजिटिव बात है, सक्रिय रूप से तैयार रहना, यानी कोई भी कार्य को सक्रिय रूप से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन का है न्यून अवधान विकार, ऑप्शन खा है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहित, और ऑप्शन घा है धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, और ऑप्शन घा एक ही गति विषय कार्यों को बार बार दोहराना। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। शिक्षा का अधिकार
क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 में समावेशी शिक्षा का अवधारणा को उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन जो अवधारणा है किस पे आधारित है वो बताना है आपको। ऑप्शन का है व्यवहारवादी, ऑप्शन का है सशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, और ऑप्शन का है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और ऑप्शन घ है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा सके, सशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, यानी अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर घ द राइट ऑप्शन है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 17 से 30 तक करा दी जाएगी। जो दिसंबर 2019 सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी का सॉल्यूशन करा दिया गया। किसी प्रकार की आपको परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके पास अब लगभग 20 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद आज तारीख जो है वह 6 है और 6 तारीख के बाद आपके पास 20 दिन के बाद 26 दिन हो जाएंगे और आप 3 से 4 दिन रिवीजन के लिए अपने पास रखेंगे। जितनी भी सारे टॉपिक आप 26 तारीख या 27 तारीख तक पढ़ लेते हैं उसी टॉपिक को 4 दिन पूरी ईमानदारी से रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो सके, कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूट पाए। और जो थोड़ा संदेह हो जाता है क्वेश्चन पे वो रिवीजन नहीं करने के कारण हो जाता है, जिसके कारण वहाँ एग्ज़ाम में आपको आते हुए क्वेश्चन वो गलती हो जाती है। तो रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दें। सभी टॉपिक को 2-3 दिन में पूरी तरह से रिवीजन कर रहे हैं। सभी टॉपिक यानी सभी पार्ट को, जो 5 पार्ट आपके हैं वो सभी को आप अध्ययन कर लेंगे। चलिए, किसी प्रकार की परेशानी हो सीटेट संबंधी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बीएड डीएलएड किसी में आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।